प्रोटीन सिंथेसिस इज इनहिबिटेड बाय मैनी एंटीबायोटिक्स एंड टॉक्सिन। ठीक है। सो अब जो टॉपिक हम आपका स्टडी करेंगे इस लेक्चर में वो है आपका कि प्रोटीन सिंथेसिस। ऑब्वियसली बहुत सारे जो हम बैक्टीरिया को टारगेट करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें किसी बैक्टीरिया को किल करना है तो हम उसके अंदर ट्रांसलेशन को टारगेट करते हैं। ठीक है, वही है ना, अलग अलग एंटीबायोटिक्स का अलग अलग मोड ऑफ एक्शन होता है। जैसे हमने कुछ एंटीबायोटिक्स पढ़ी थी जो ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट करती हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स रेप्लिकेशन को इनहिबिट करती हैं। ठीक है। अब ये एक बेसिक क्वेश्चन है, कई बार वो आपको क्वेश्चन देंगे कि ये स्पेसिफिक एंटीबायोटिक किस चीज को इनहिबिट करती है। ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये नहीं कि हम मिक्सअप कर दें ट्रांसक्रिप्शन वाली ट्रांसक्रिप्शन में, ट्रांसलेशन वाली ट्रांसलेशन में। जैसे पेनिसिलिन हम पढ़ते थे स्टार्टिंग में, जो पेनिसिलिन सबसे कॉमन एंटीबायोटिक या वन ऑफ द अर्लीस्ट डिस्कवर्ड, वो सेल वॉल पे एक्ट करती है। ठीक है, क्योंकि आप बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिग्रेड कर दो तो बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, बट अभी हमने कौन सी पढ़नी है, एंटीबायोटिक्स। और कुछ टॉक्सिन्स भी होते हैं जो हमारे अंदर ट्रांसलेशन को इनहिबिट करते हैं। ठीक है, जैसे हम मेनली दो टॉक्सिन पढ़ेंगे, एक डिप्थीरिया टॉक्सिन, एक हम कौन सा टॉक्सिन पढ़ेंगे, डिप्थीरिया, और एक राइसिन। ये दोनों ऐसे टॉक्सिन हैं, ये हमारे अंदर किसको इनहिबिट करते हैं, ट्रांसलेशन को। ठीक है, अगर क्वेश्चन आए डिप्थीरिया टॉक्सिन इनहिबिट्स विच इवेंट, सो दैट हैज टू बी ट्रांसलेशन। राइसिन भी किसको इनहिबिट करता है, ट्रांसलेशन को। ठीक है, चलिए वन बाय वन करके हम एंटीबायोटिक्स देखते हैं। सो सबसे पहली जो एंटीबायोटिक है उसका क्या नाम है, प्यूरोमाइसिन। सबसे पहले एंटीबायोटिक जो मैंने यहां पर लिखी है वो कौन सी है आपकी, प्यूरोमाइसिन। इसका जो सोर्स है वो है आपका स्ट्रेप्टोमाइसिस एल्बोनाइजर। ठीक है, ये एंटीबायोटिक कौन सी है आपकी, प्यूरोमाइसिन। इट इज मेड बाय द स्ट्रेप्टोमाइसिस एल्बोनाइजर एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट अंडरस्टूड इनहिबिटरी एंटीबायोटिक्स। अब इसकी खास बात क्या है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो 3' एंड ऑफ टीआरएनए की तरह होता है। ठीक है, एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है, एक तो कि कौन सी एंटीबायोटिक का स्ट्रक्चर 3' एंड ऑफ टीआरएनए की तरह होता है, तो उसका आंसर आप क्या दोगे, प्यूरोमाइसिन। क्या आंसर दोगे आप उसका, प्यूरोमाइसिन। ठीक है, ये शायद उन्होंने वर्ड गलत लिखा, मोल्ड ना, क्योंकि ये बैक्टीरिया होता है, इसको आप मोल्ड मत लिखना, क्योंकि मोल्ड वर्ड हम मेनली फंगस के लिए यूज करते हैं। क्योंकि ये जो स्ट्रेप्टोमाइसिस होते हैं ना, ये सब बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, तो ये मोल्ड वर्ड यहाँ पर आप चाहे हटा सकते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक्स जो हमें मिलती है ना वो स्ट्रेप्टोमाइसिस, और स्ट्रेप्टोमाइसिस इज लाइक एक्टिनोमाइसिटिस, मतलब होते ये थोड़ा दिखते फंगस की तरह है, बट ये स्पेसिफिक बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें बोलते हैं हम एक्टिनोमाइसिटिस। एक्टिनोमाइसिटिस जो होते हैं ये बैक्टीरिया होते हैं, दिस आर नॉट फंजाई। बट जैसे हम पढ़ते हैं ना फंगस में फाइकोमाइसिटिस, तो ये थोड़ा सा इनका बिहेवियर फंगस की तरह होता है, बट दीज आर बेसिकली यूर बैक्टीरिया। ठीक है, तो प्यूरोमाइसिन का जो स्ट्रक्चर है वो किसके सिमिलर है, इट इज वेरी सिमिलर टू द 3' एंड ऑफ द अमीनोसाइल टीआरएनए। ठीक है, तो इससे होगा क्या, तो ये जो एंटीबायोटिक है ये आके बाइंड कर जाएगी ए साइट पे। नॉर्मली तो हमारे टीआरएनए को आना चाहिए था, क्योंकि हमेशा जो नया टीआरएनए वो हमने देखा था ए साइट पे आता है। अब एंटीबायोटिक आगे लग गई तो उसने पेप्टाइड बॉन्ड बना लिया जो ऑलरेडी पेप्टाइड बन चुका था। नॉर्मली तो टीआरएनए आता तो अमीनो एसिड जो उस नए टीआरएनए का है उसके साथ पेप्टाइड बॉन्ड बनाता, लेकिन यहां पर प्यूरोमाइसिन आगे लग गई तो उसने किसके साथ बॉन्ड बना लिया, ऑलरेडी जो पेप्टाइड था। ठीक है, हाउएवर बिकॉज puromycin resemble only the 3' end of tRNA, it does not engage in translocation and dissociates from the ribosome shortly after it is linked to the carboxyl terminus of the peptide। ठीक है, क्योंकि इसका चलो स्ट्रक्चर ही सिमिलर है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि फिर आगे ट्रांसलोकेशन होने लग जाए कि और अमीनो एसिड ऐड होंगे, ट्रांसलोकेशन नहीं होगी, और इसकी वजह से जो पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस है वो आपका
प्री मैच्योरली टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो पहली चीज आपने याद रखनी है कि प्यूरोमाइसिन हमें मिलता है किससे है, दैट इज फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस एल्बोनाइजर, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो 3' एंड ऑफ टीआरएनए की तरह होता है। तो नॉर्मली तो ए साइड पे टीआरएनए आना चाहिए, ठीक है, लेकिन उसकी जगह आके ये एंटीबायोटिक आगे लग जाती है, और जो ऑलरेडी आपका पेप्टाइड बन रहा होता है उसके साथ प्यूरोमाइसिन लग जाती है, तो दिस विल लीड टू द टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन। तो पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस हमारा क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, तो एक तो हमें ये याद रखना है कि प्यूरोमाइसिन का क्या रोल है, ये इसका जो स्ट्रक्चर है वो किससे मैच करता है, आपका 3' एंड ऑफ टीआरएनए के साथ। दूसरी एंटीबायोटिक का क्या नाम है, टेट्रासाइक्लिन। क्या नाम है, टेट्रासाइक्लिन। ये हमें मिलती है स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरोफेशियन से। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरोफेशियंस, ओरोफेशियंस, स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरोफेशियंस। अब ये भी क्या कर रही है, इट ऑल्सो इनहिबिट द प्रोटीन सिंथेसिस बाय इन बैक्टीरिया बाय ब्लॉकिंग द ए साइट। ये तो मतलब ए साइट को ब्लॉक कर लेती है, और देर देर बाय प्रिवेंटिंग द बाइंडिंग ऑफ द अमीनो साइल टीआरएनए। तो ये ए साइट पे खुद जाके लगी, जिसकी वजह से आपका जो टीआरएनए है वो ए साइट पे आके नहीं लग पाएगा। ठीक है, फिर आती है क्लोराम फेनिकोल। अब ये दो एंटीबायोटिक्स हैं जो आपको याद रखनी है, क्योंकि दोनों की दोनों पेप्टाइडल जो ट्रांसफेरेज होता है, ठीक है, पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एक्टिविटी को इनहिबिट करती हैं। ठीक है, ये भी ट्रांसफेरेज होगा, इधर भी पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज। लेकिन जो क्लोराम फेनिकोल है वो प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है बैक्टीरिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर जो पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एक्टिविटी है वो किसके पास होती है, 23S राइबोसोमल आरएनए, 23S राइबोसोमल आरएनए। इट डज नॉट अफेक्ट साइटोसोलिक प्रोटीन सिंथेसिस, ये साइटोसोलिक प्रोटीन सिंथेसिस को अफेक्ट नहीं करती। लेकिन जो साइक्लोहेक्सिमाइड है ये किसको ब्लॉक करती है, 28S राइबोसोमल आरएनए को। ठीक है, दोनों इनहिबिट पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एक्टिविटी को ही करती हैं, लेकिन क्लोरामफेनिकोल इनहिबिट पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरिया, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, while cycloheximide inhibit the peptide transferase activity of the 80S eukaryotic ribosome but not that of the 70S bacterial ribosome। तो क्लोरामफेनिकोल को आप बैक्टीरिया को मारने के लिए यूज करोगे, ठीक है, और साइक्लोहेक्सिमाइड को अगर कोई यूकैरियोटिक सेल को आपने किल करना है, जैसे किसी फंगस को किल करना है, क्योंकि फंगस भी यूकैरियोटिक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी माइक्रोब्स होते हैं ना विच इज हैविंग यूकैरियोटिक राइबोसोम, जैसे फंगल इन्फेक्शन भी होते हैं, तो उसको किल करने के लिए आप साइक्लोहेक्सिमाइड दोगे। ठीक है, तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों की दोनों पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एक्टिविटी को इनहिबिट करती हैं। ठीक है, देखो मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, जो जो हमने ट्रांसलेशन में स्टेप पढ़े हैं, पहला स्टेप था इनिशिएशन, दूसरा था एलोंगेशन, क्योंकि एलोंगेशन में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। तो अगर आप पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एक्टिविटी को इनहिबिट कर दोगे तो अब पेप्टाइड बॉन्ड ही नहीं बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड ही नहीं बनेगा तो फिर चेन एलोंगेशन कैसे होगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, क्लोरामफेनिकोल इनहिबिट्स ट्रांसलेशन इन basically prokaryotes, mitochondria and chloroplast, while cycloheximide blocks the peptidal transferase activity of the 80S eukaryotic ribosome। ठीक है, और ये भी मैं आपको लिखवा देता हूँ, क्लोरामफेनिकोल जो है वो हमें मिलती है स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनिजुएला, और साइक्लोहेक्सिमाइड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसस, स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनिजुएला, और ये हमें मिलती है स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसस से, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसस।
ठीक है, रामफेनिकोल फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनिजुएला और साइक्लोहेक्सिमाइड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसस। अब नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये हमें मिलती है, ये भी मिलती है स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसस से ही, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसस। ठीक है, जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है ये एक ट्राइसेकेराइड होती है। इट कॉजेज मिस रीडिंग ऑफ जेनेटिक कोड एट ए रिलेटिवली लो कंसंट्रेशन एंड इनहिबिट्स इनिशिएशन एट हायर कंसंट्रेशन। ये क्या करती है ना, ये 16S के साथ बाइंड कर जाती है। ठीक है, जैसे कल हमने क्या पढ़ा था कि जो 16S राइबोसोमल आरएनए है, जैसे उसके 3' एंड पे एक pyrimidine रिच सीक्वेंस होता है, जो कि किसके साथ पेयर करता है, शैंडल गैर्नो सीक्वेंस के साथ। क्योंकि जब वो पेयरिंग होती है तभी AUG कहाँ पर आता है, पी साइट पे। अब ये जो स्पेसिफिकली एंटीबायोटिक है, ये 16S राइबोसोमल आरएनए के साथ बाइंड कर रही है, वो भी इरिवर्सिबली, देयर फॉर इंटरफेयरिंग विद द बाइंडिंग ऑफ फोराइल मिथ्योनिन टीआरएनए। क्योंकि फिर क्या होगा ना, आपका जो पहला टीआरएनए है वो पी साइट पे आ ही नहीं पाएगा। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन इज वन ऑफ द एंटीबायोटिक जो इनिशिएशन को इनहिबिट कर रही है। जैसे पहले वाली जो एंटीबायोटिक है, वो जनरली हम ये नहीं करें ना, इनिशिएशन को कर रही है। जैसे पहले वाली तो टीआरएनए के 3' स्ट्रक्चर की तरह है, तो वो तो बीच में कहीं पर भी एलोंगेशन के टाइम पे आ गई। ठीक है, फिर जो दूसरी आपने पढ़ी है टेट्रासाइक्लिन, वो भी ए साइड पे आगे लगती है। कोलराम फेनिकोल साइक्लोहेक्सिमाइड तो ऑब्वियसली दे आर इनहिबिटिंग एलोंगेशन स्टेज, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड की बात हम एलोंगेशन के टाइम पे करते हैं। ठीक है, मतलब इसकी वजह से जो पेयरिंग होनी थी शाइंड एल्गेनो सीक्वेंस में, जो प्यूरिन रिच होता है, और हमने पढ़ा था 16S राइबोसोमल आरएनए में pyrimidine रिच सीक्वेंस होता है एट 3' एंड। तो उन दोनों की जब पेयरिंग होती है तभी AUG हमारा कहां पर आता है, पी साइड पे। तो क्योंकि ये एंटीबायोटिक 16S राइबोसोमल आरएनए के साथ बाइंड कर रही है, उसकी वजह से क्या होगा, मे बी वो पेयरिंग सही से नहीं होगी। और पेयरिंग सही से नहीं होगी तो आपका जो AUG है वो पी साइड पे आएगा नहीं। और AUG पी साइड पे नहीं आएगा तो योर इनिशिएटिंग टीआरएनए विल नॉट बी एबल टू बाइंड टू द 30S सब यूनिट। ठीक है, तो ये कौन सी एंटीबायोटिक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। फिर आती है इरिथ्रोमाइसिन। ये हमें मिलती है स्ट्रेप्टोमाइसिस इरिथ्रेसियस। स्ट्रेप्टोमाइसिस इरिथ्रेसियस, ये किससे बाइंड करते हैं, 50S के साथ, विच इज ए प्रोसेस एसेंशियल फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ। क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर रही है, स्पेसिफिकली इट ब्लॉक्स द पॉलीपेप्टाइड एक्सिट टनल। ये क्या होता है, ये ई साइड पे आगे लग जाती है। अगर ई साइड पे कोई एंटीबायोटिक आगे लगी तो फिर क्या होगा कि जो अनचार्ज टीआरएनए को पी से ई पे आना था वो नहीं आ पाएगा। जैसे हमने पढ़ा था ना कि ऑब्वियसली आपका एमआरएनए है, क्योंकि ई साइड मेनली लार्ज सब यूनिटी कॉन्ट्रीब्यूट करती है, पी और ए तो ये दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। अब हमने देखा था ना कि जो अनचार्ज टीआरएनए होता है उसको जब ट्रांसलोकेशन होती है तो ये आता है ई साइड पे, जो पी पे था, जो ए पे था वो पी पे आ जाएगा, और यहाँ से जो अनचार्ज टीआरएनए वो साइटोसोल में चला जाएगा। अब ये जो इरिथ्रोमाइसिन है वो ई साइड पे आगे लगी। अब ई साइड पे आगे लगी तो फिर क्या होगा, जो अनचार्ज टीआरएनए है वो आपका आ ही नहीं पाएगा ई साइड पे, तो आपकी ट्रांसलेशन जो है फिर इनहिबिट हो जाएगी। सो दैट विल लीड टू द, जो आपका पेप्टाइडल टीआरएनए है वो प्री मैच्योरली डिसोसिएट हो जाएगा राइबोसोम से। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन तो यही बनता है, ये जितनी एंटीबायोटिक्स हमने पढ़ी, चाहे वो आपका प्यूरोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, क्लोरामफेनिकोल है, साइक्लोहेक्सिमाइड है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, इरिथ्रोमाइसिन है, ऑल ऑफ देम आर इनहिबिटिंग ट्रांसलेशन। ठीक है, और सिर्फ जो साइक्लोहेक्सिमाइड है वो सिर्फ यूकैरियोटिक राइबोसोम्स पे उसका एक्शन है,
अदरवाइज बाकी जितनी भी मैंने आपको एंटीबायोटिक्स बताई, दे आर इनहिबिटिंग ट्रांसलेशन इन बैक्टीरिया ओनली। ठीक है, प्यूरोमाइसिन यू यूज टू किल बैक्टीरिया। इसके अलावा जो टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, ये सब बैक्टीरिया को मारेंगी। सिर्फ जो आपकी साइक्लोहेक्सिमाइड है, वो उसका मोड ऑफ एक्शन किसके ऊपर होता है? यूकैरियोट्स के ऊपर। उसका मोड ऑफ एक्शन कहां पर होता है? आपका यूकैरियोट्स के ऊपर। ठीक है, डन। ठीक है, तो ये सब एंटीबायोटिक्स आपने याद रखनी है। फिर हम डिस्कस करेंगे कुछ टॉक्सिन्स। ठीक है, जैसे एक होता है डिप्थीरिया टॉक्सिन। डिप्थीरिया एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया करता है जिसका क्या नाम होता है? कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई। कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई। कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई। तो ये जो टॉक्सिन है, अब इसके पास एडीपी राइबोसाइलेशन एक्टिविटी होती है, जो अभी हमने डिस्कस करा था ना। एडीपी राइबोसाइलेशन कैसा होता है? इट इज पोस्ट ट्रांसलेशनल और इट इज रिवर्सिबल था, इरिवर्सिबल? रिवर्सिबल। तो ये तो चलो, वैसे भी एडीपी राइबोसाइलेशन एक्टिविटी होती है, ये टॉक्सिन की बात कर रहा है। ये जो स्पेसिफिक टॉक्सिन है, ये एडीपी राइबोसाइलेशन कराता है डिप्थामाइड की। डिप्थामाइड एक मॉडिफाइड हिस्टिडीन है ऑफ यूकैरियोटिक एलोंगेशन फैक्टर 2। यूकैरियोटिक एलोंगेशन फैक्टर 2 का क्या रोल पढ़ा था हमने? यूकैरियोटिक एलोंगेशन फैक्टर 2 का क्या रोल पड़ा था? इसका वही रोल है जो ट्रांसलोगेज का था, जो ईएफजी का रोल था। तो ये जो टॉक्सिन है ना, ये हमारे अंदर, क्योंकि ये तो बैक्टीरिया हमारे अंदर, डिप्थीरिया हमारे अंदर करता है ना, कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई। ये एडीपी राइबोसाइलेशन कराता है डिप्थामाइड की। डिप्थामाइड इज अ मॉडिफाइड हिस्टिडीन रेजिड्यू ऑफ द यूकैरियोटिक एलोंगेशन फैक्टर 2, और उसको वो क्या कर देता है? इनएक्टिवेट कर देता है। तो जैसे ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि डिप्थीरिया टॉक्सिन के पास कौन सी एक्टिविटी होती है? एडीपी राइबोसाइलेशन। और ये कौन से बेसिकली इवेंट को अफेक्ट करता है? वो है ट्रांसलेशन। ठीक है, मैं आपको दो टॉक्सिन भी लिखवा रहा हूँ, बट वो एक्टिविटी उनके पास भी होती है, एडीपी राइबोसाइलेशन, बट वो ट्रांसलेशन को इनिबिट नहीं करते। ठीक है, जैसे एक एक होता है आपका कॉलेरा टॉक्सिन। ये मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बिसाइड डिप्थीरिया टॉक्सिन, इन दोनों टॉक्सिन के पास भी एडीपी राइबोसाइलेशन एक्टिविटी होती है। एक कॉलेरा टॉक्सिन और एक होता है पर्ट्यूसिस टॉक्सिन। पर्ट्यूसिस टॉक्सिन। ठीक है, बट ये जो दोनों के दोनों हैं, ये सिग्नलिंग के साथ इंटरफेयर करते हैं। एक सिग्नलिंग होती है जीपीसीआर, तो इनका जो रोल है वो उस वाली सिग्नलिंग के साथ इंटरफेयर करते हैं। ठीक है, तो ये तीन टॉक्सिन आप याद रखना, डिप्थीरिया, कॉलेरा और पर्ट्यूसिस। इन तीनों के पास एडीपी राइबोसाइलेशन एक्टिविटी होती है, बट डिप्थीरिया टॉक्सिन इज इनहिबिटिंग ट्रांसलेशन, while cholera and produces toxin they interfere with the signaling। ठीक है, और एक टॉक्सिन और हमें कौन सा बता रखा है? राइसिन, एन एक्सट्रीमली टॉक्सिक प्रोटीन ऑफ कैस्टर बीन। इट inactivates the 60s subunit of eukaryotic ribosome by depurinating a specific adenosine in 28s ribosomal RNA। क्योंकि 60s के अंदर 28s, 18s, सॉरी 28s, 5.8s और 5s होता है। तो राइसिन कैस्टर बीन के अंदर ये टॉक्सिन होता है, और ये जो 60s सब यूनिट है, ऑब्वियसली उसके अंदर जो राइबोसोमल आरएनए है, उसमें से स्पेसिफिक एडिनोसिन को डीप्यूरिनेट करा देता है, उसको रिमूव कर देता है, जिसकी वजह से आपकी 60s सब यूनिट क्या हो जाती है? इनएक्टिवेट हो जाती है। क्या हो जाती है? इनएक्टिवेट। तो ये सारे मैंने आपको क्या बताए? इनहिबिटर। कि आपको एंटीबायोटिक्स पता हो और टॉक्सिन्स पता हो, जो स्पेसिफिकली किसको इनहिबिट करते हैं? ट्रांसलेशन। ठीक है, एंटीबायोटिक्स के अंदर पीरोमाइसिन, आपका टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल, साइक्लोहेक्सिमाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन। ठीक है,
अब स्ट्रेप्टोमाइसिन जैसे इनिशिएशन को इनहिबिट कर रही है, वो इनिशिएशन ही नहीं होने दे रही, ठीक है, कोई एलोंगेशन नहीं होने दे रही, और कोई कोई ए साइड पे बाइंड कर रही है, कोई ई साइड पे बाइंड कर रही है, कोई पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी को इनहिबिट कर रही है। तो जो भी अलग अलग स्टेप्स हैं, जो कि किसी भी स्टेप पे आप किसी भी, चाहे इनिशिएशन को इनहिबिट कर दो, चाहे एलोंगेशन, चाहे टर्मिनेशन, तो अल्टीमेटली हमारी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी, ठीक है। और ये दो टॉक्सिन्स भी आपने याद रखने हैं, डिप्थीरिया और राइसिन, ये दोनों किसको इनहिबिट करते हैं, आपका ट्रांसलेशन को, किसको इनहिबिट करते हैं, ट्रांसलेशन को, ठीक है। तो ये हो गया आपके डिफरेंट इनहिबिटर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एंड दैट इज योर टॉक्सिन, जो ट्रांसलेशन को या प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं।